क्या आप जानते हो 1990s में एप्पल कंपनी को बहुत लॉसेस हो रहे थे। जब 1997 में स्टीव जॉब एप्पल में वापस आए तब उन्होंने कंपनी में इनोवेशन और डिज़ाइन की नई स्ट्रैटेजीज यूज़ करना स्टार्ट किया। उस टाइम पर एप्पल के स्टॉक प्राइसेस गिर रहे थे। 2016 में एप्पल का स्टॉक $26 का था। तब वॉरेन बफेट ने कंपनी के मैनेजमेंट और इनोवेशन को देखकर उसमें इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट से उन्होंने $90 बिलियन कमाए। इसी तरह राकेश झुनझुनवाला ने भी टाइटन के स्टॉक को ₹30 में खरीदा था, जो आज ₹2400 का है। और विजय केडिया ने भी सारा सैनिटरी वेयर का स्टॉक ₹40 में खरीदा था, जिसकी आज कीमत 6000 से ऊपर है। आपने कभी सोचा है कि बड़े इन्वेस्टर ऐसा क्या देखते हैं स्टॉक्स में जिससे वो इतने अच्छे स्टॉक पिक कर पाते हैं जो इन्हें इतने अच्छे रिटर्न देते हैं? और क्या आप भी ऐसे स्टॉक पिक करना चाहते हैं? तो ये सभी इन्वेस्टर एक अच्छी कंपनी को उनके ग्रोइंग स्टेज में खरीदते हैं। और एक स्टॉक बाय करने से पहले आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि कंपनी अपने कौन से बिजनेस साइकिल में है, और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करना चाहिए जो अपने मैच्योरिटी स्टेज में हो या फिर डिक्लाइन स्टेज पे हो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप ग्रोइंग स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, और जिससे हमें सीखने वाले हैं उस बुक का नाम है पिकिंग ग्रोथ स्टॉक, जिसे लिखा है थॉमस रॉवे जूनियर ने। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। लेसन नंबर 1, मेक अ गोल फॉर इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट समझने के लिए हम 3 कैरेक्टर देखेंगे। पहला कैरेक्टर है जेम्स। उसने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और उसे एक इंडस्ट्री में जॉब भी मिल गई है और वो अच्छा भी कर रहा है। उसने ऑनलाइन स्टॉक मार्केट को सीखा है और कुछ सालों बाद वो अपना जॉब छोड़ के अपने स्टॉक मार्केट का ही काम शुरू कर लेता है। इस काम में उसे बहुत मज़ा भी आता है, तो इसलिए अगर वो 65 साल तक काम भी करेगा तो वो आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेगा। हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं सुरेश। उसने अपनी इनकम से काफ़ी पैसा जमा कर दिया है और अब वो उसे मज़े करना चाहता है। जब तक वो 40 का नहीं हो जाता तब तक वो रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचेगा। वो चाहता है कि जो उसका कैपिटल है वो लंबे समय तक चलता रहे और वो उसे एंजॉय करता रहे। हमारा तीसरा कैरेक्टर है टोनी और उसकी फैमिली। उसे अभी अभी एक बेबी हुआ है और वो अपना घर शिफ्ट करने की सोच रहा है। उसने कुछ पैसे भी जमा किए हैं, लेकिन घर खरीदने के लिए उसे और पैसे चाहिए। जब भी आप इन्वेस्टिंग करें तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। इन तीनों कैरेक्टर के गोल अलग अलग हैं। जेम्स अपने कैपिटल को ग्रो करना चाहता है, सुरेश को चाहिए कि उसे मंथली कैश फ्लो मिलता रहे, और टोनी को चाहिए कि उसका पैसा सेव रहे। तो आपका इन्वेस्टिंग गोल क्या है ये आप उस पेपर में लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि ये तो पक्का है कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो या तो आपको कैपिटल ग्रोथ देगा, या कैश फ्लो देगा, या कैपिटल को कंजर्व करेगा। आपकी प्रायोरिटी क्या है उसे आपके स्टॉक पिकिंग के क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना चाहिए। अगर आपको कैपिटल सेव करना है तो आपके लिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स या फिर बैंक डिपॉजिट काफ़ी हैं, पर इससे आपको मंथली इनकम या फिर कैपिटल ग्रोथ नहीं मिलेगी। और अगर आपको मंथली कैश फ्लो चाहिए, मंथली इनकम चाहिए, तब आप कॉमन स्टॉक में देख सकते हैं या फिर लो ग्रेड बॉन्ड्स जो कि आपको कैश फ्लो दे देते हैं। और फाइनली अगर आपको कैपिटल ग्रो करना है तो आपको ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ग्रोथ स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें पिक करके जो कि आपके कैपिटल को आगे आने वाले सालों में 2 गुना या 5 गुना कर देंगे। लेसन नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग साइकिल ऑन इन्वेस्टिंग। जैसे इंसान की एक लाइफ साइकिल होती है, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर किशोर, फिर जवान, फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु। उसी तरह कंपनी को भी साइकिल होती है। जैसे कंपनी की मैच्योरिटी या डिक्लाइनिंग स्टेज तब आती है और कंपनी फिर लॉस करना स्टार्ट कर देती है। आपको डिक्लाइन या मैच्योरिटी स्टेज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट करने से पहले हमें उसे इंडस्ट्री को देखना चाहिए। 2 पैरामीटर हैं जिनसे इंडस्ट्री के साइकिल का पता चलता है, सेल्स और नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। जैसे जैसे कंपनी अपनी मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंचती है, कंपनी की सेल्स और नेट अर्निंग जो है कम होती लगती है, और कंपनी अपना मार्केट शेयर को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कम नहीं करती, जिसके कारण इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए आपको हमेशा उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी सेल्स और अर्निंग दोनों ही ग्रो हो रही हो। हालांकि कभी कभी एक इंडस्ट्री साइकिल को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ बिजनेस की अपनी एक अलग साइकिल होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ज्वेलरी की डिमांड देखें तो ज्वेलरी की डिमांड शादी और फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा होती है और बाकी टाइम पर कम होती है। तो इसलिए हम एक्चुअल सेल्स, हमें प्रॉफिट और ट्रेंड को भी देखना पड़ता है। ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं और रिस्क कम हो जाता है। इसलिए ग्रोथ स्टॉक को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेसन नंबर 3, हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रोथ स्टॉक। एक ग्रोथ स्टॉक वो होता है जो इन्वेस्टर को एवरेज से ज़्यादा रिटर्न देता है, और इस स्टॉक को ढूंढने के लिए आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और बहुत सारे स्टॉक को एलिमिनेट करना पड़ता है।
दो टाइप्स के ग्रोथ स्टॉक होते हैं, स्टेबल और साइक्लिकल। जब कोई क्राइसिस होता है तब स्टेबल स्टॉक्स की अर्निंग और डिविडेंड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइक्लिकल स्टॉक्स में फर्क पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ग्रेड के स्टेबल स्टॉक्स में इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो 5 साल की लेटेस्ट अर्निंग है वो पिछले 5 से 10 साल की एवरेज रिटर्न से 50% ज़्यादा होनी चाहिए। करंट ईयर की अर्निंग जो है वो 75% पिछले 5 या 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा, डिविडेंड पर भी यही रूल लागू होते हैं कि डिविडेंड जो है वो अच्छा होना चाहिए। और करंट सिनेरियो के हिसाब से कंपनी पर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि फ्यूचर में भी इसकी अर्निंग और डिविडेंड अच्छी ही रहेगी। जैसे मार्केट में इसकी कंपनी की डिमांड अच्छी है या फिर रेपुटेशन अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छा हो। अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल के लिए आता है डिज्नी कंपनी का स्टॉक। अगली बार आती है फर्स्ट ग्रेड साइक्लिकल स्टॉक। इस कंपनी के जो क्राइटेरिया वो है कि जब कंपनी अपने पिछले अपस्विंग में थे, यानी कि जब अपस्विंग बिजनेस साइकिल में थे तब वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और फ्यूचर में भी हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये जो अपस्विंग आएगा अगला वो पिछले वाले अपस्विंग से बेटर परफॉर्म करेगा। और जब कंपनी अपने अपस्विंग में थी तो उसने डिविडेंड दिया कि नहीं दिया, ये सब हमें देखना पड़ेगा, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी ऐसी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम वॉल्वो स्टॉक का देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड ग्रेड स्टेबल स्टॉक में। सेकंड ग्रेड स्टेबल में सेम ही क्राइटेरिया होते हैं जो फर्स्ट ग्रेड में आते हैं, बस इसके फाइनेंशियल वीक होते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो यूएस की एक बायोगाया कंपनी है, उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। और अगला जो क्राइटेरिया वो है सेकंड ग्रेड साइक्लिकल स्टॉक। इसके जो क्राइटेरिया है वो है 5 ईयर की अर्निंग रिकॉर्ड जो है वो होने चाहिए। ऐसे इंडिकेशन फैक्टर होने चाहिए जो कि हमें फ्यूचर में कॉन्फिडेंस दे कि फ्यूचर में इसकी अर्निंग और डिविडेंड अच्छे होंगे। एग्जाम्पल के लिए टेस्ला, ये एक साइक्लिकल स्टॉक है और इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसकी सेल्स भी अच्छी है। आपने ये तो देख ही लिया होगा कि हर टाइप के स्टॉक्स में एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि कंपनी जो है फ्यूचर में अच्छा करेगी या नहीं करेगी। तो ये हम एक्सपेक्टेशन डिसाइड कैसे करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कंपनी पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, ये जानेंगे हम लेसन नंबर 4 पे। लेसन नंबर 4 है फैक्टर्स फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण एक कंपनी में ग्रोथ होती है। 6 इंडिकेटर हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ग्रोथ स्टॉक ये है कि नहीं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया है कंपनी अपनी इंडस्ट्री में लीडर होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम ऑटो इंडस्ट्री देखें तो इसमें कुछ लीडर्स हैं, जैसे मारुति हो गई, टाटा हो गई। उसी तरह हर इंडस्ट्री, जो भी कंपनी आप सेलेक्ट करें इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको ये जरूर इंश्योर कर लें कि वो जो है अपनी इंडस्ट्री में लीडर होनी चाहिए या फिर टॉप 3rd में तो होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कंपनी के पास कुछ वैल्यूएबल पेटेंट्स होने चाहिए या फिर कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिससे वो फ्यूचर के कुछ लिमिटेड टाइम तक प्रॉफिट लॉक कर देती हैं और ग्रो करने में भी हेल्प करती हैं। तीसरा क्राइटेरिया है कंपनी के पास एक्सपीरियंस स्टाफ होने चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए लोग उसके एसेट होते हैं। जितने अच्छे लोग होंगे उतनी अच्छी कंपनी रन करेगी। चौथा क्राइटेरिया कंपनी का मैनेजमेंट कैपेबल और प्रोग्रेसिव होना चाहिए, जैसे कि रतन टाटा, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ उसके मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है और जैसे कंपनी का मैनेजमेंट होता है वैसी कंपनी की इमेज भी बनती है। पांचवा क्राइटेरिया है कंपनी के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि वो वर्ल्ड मार्केट में एक्सपेंड कर सके। इसका मतलब ये है कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स या की डिमांड सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में या कंट्री में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे देश हैं, फॉरेन मार्केट है, उसमें भी उसकी डिमांड होनी चाहिए। जैसे कि कोको कोला, BMW, टाटा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो फॉरेन मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। छठा क्राइटेरिया है कंपनी की सेल्स के साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। कुछ कंपनी ज़्यादा सेल्स करने के लिए मार्जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, पर अगर आपको एक ग्रोथ स्टॉक पिक करना है तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात ज़रूर देखनी चाहिए कि जब कंपनी की सेल्स हो तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि कंपनी अपनी मार्जिन कम कर रही है और फिर सेल्स ज़्यादा कर रही है। अब लेसन नंबर 5 है फैक्टर कॉजिंग मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। आपको ये तो पता चल गया कि कौन से फैक्टर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी से दूर रहना है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड बहुत बेस्ट होता है। इसके लिए भी ऑथर ने 6 फैक्टर बताए हैं। सबसे पहला, कंपनी में अगर मैनेजमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, क्योंकि कंपनी का जो स्टाफ बदलता है, छोटे मोटे जो जूनियर लेवल पर स्टाफ होता है उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कंपनी का मैनेजमेंट बार बार चेंज होता है तो उससे ग्रोथ में इम्पैक्ट आती है, क्योंकि नया मैनेजमेंट जो है वो नए तरीके से काम करता है और पुराने प्लान्स और पुराने जो पॉलिसीज़ हैं वो अधूरे रह जाते हैं। दूसरा कारण है कंपनी के डिक्लाइन का, वो है सैचुरेशन ऑफ मार्केट। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी डिमांड इंक्रीज़ नहीं हो रही है, उसकी डिमांड फिक्स है, पर अगर डिमांड फिक्स होगी तो इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल के कॉस्ट के कारण अल्टीमेटली जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। जैसे अगर पहले 1000 लोग प्रोडक्ट को यूज़ करते थे और अभी भी 1000 लोग ही करते हैं तो इससे स्टॉक प्राइस बढ़ते नहीं है। तो इस कंपनी से भी आपको दूर रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कंपनी जिसकी डिमांड नहीं बढ़ रही है उससे दूर रहें। तीसरा रीज़न है जब कोई इन्वेंशन होता है तो पुराने प्रोडक्ट्स की डिमांड खत्म होने लगती है। जैसे फ़ोन के आने से न्यूज़पेपर की डिमांड में कमी होने लगी और ओला और उबर के आने से टैक्सी बिजनेस में भी इम्पैक्ट पड़ा।
तो आपको ये ज़रूर देखना है कि कोई भी इस कंपनी से दूर रहें जो कि आगे इजीली रिप्लेसेबल हो, यानी कि नया टेक्नोलॉजी आएगी तो वो रिप्लेसेबल हो जाए। चौथा रीज़न है इंक्रीज कंपटीशन की वजह से भी एक कंपनी की ग्रोथ जो है रुक जाती है। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, तो कोई भी एक कंपनी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में डोमिनेट नहीं कर पाएगी और जिससे प्रॉफिट भी कम होगा। अगला फैक्टर है चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है या किसी तरह मार्केटिंग में पाबंदी लगा देती है, तो ये सब फैक्टर भी एक कंपनी को प्रॉफिट देने में रोक देते हैं, यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट पड़ता है और कंपनी धीरे धीरे मैच्योरिटी या फिर डिक्लाइनिंग स्टेज में चली जाती है। आखिरी फैक्टर है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो एयरलाइन इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ता है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि कंपनी का जो ज़्यादातर डिपेंडेंसी वो रॉ मटेरियल पर ना हो, यानी कि जैसे ही रॉ मटेरियल बढ़े, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़े तो कंपनी के प्रॉफिट पे असर दिखने लग जाए। तो समरी के लिए इस वीडियो में हमने देखा पिकिंग ग्रोथ स्टॉक की बुक समरी, जिसे सबसे पहले लेसन में हमने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा कि आप इन्वेस्टमेंट कैपिटल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, कैश फ्लो के लिए कर रहे हैं या फिर कैपिटल सेव करने के लिए कर रहे हैं। दूसरे लेसन में हमने देखा कि एक इंसान की तरह ही कंपनी की भी लाइफ साइकिल होती है और हमें उन कंपनी को पिक नहीं करना है जो कि डिक्लाइन या मैच्योरिटी स्टेज में हो, हमें सिर्फ उन्हीं कंपनी को पिक करना है जो कि अपने ग्रोथ स्टेज में हो। तीसरे लेसन में हमने ग्रोथ स्टॉक को आइडेंटिफाई करना सीखा था, जिसमें हमने स्टेबल और साइक्लिकल ग्रोथ स्टॉक के बारे में देखे थे और उनके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड स्टॉक्स के बारे में भी जाना था। और चौथे लेसन में हमने 6 फैक्टर देखे थे जिनसे एक कंपनी में ग्रोथ होती है। सबसे पहला था कंपनी अपनी इंडस्ट्री में लीडर होनी चाहिए, कंपनी के पास वैल्यूएबल पेटेंट्स या प्रोडक्ट होने चाहिए, कंपनी के पास एक्सपीरियंस स्टाफ होने चाहिए, मैनेजमेंट जो है कैपेबल और प्रोग्रेसिव होना चाहिए, कंपनी के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि वो वर्ल्ड मार्केट में एक्सपेंड कर सके और कंपनी की सेल्स के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। और 5वें लेसन में हमने उन फैक्टर को देखा था जिससे के कारण कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज में चली जाती है। सबसे पहला था चेंज इन मैनेजमेंट फ्रीक्वेंटली, मैनेजमेंट में बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है जिसकी वजह से कंपनी की पॉलिसीज़ और ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा था सैचुरेशन ऑफ मार्केट, कंपनी के जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड नहीं बढ़ रही है, बस कांस्टेंट है। तीसरा था जब कोई न्यू इन्वेंशन आता है तो पुराने प्रोडक्ट को इजीली रिप्लेस कर दिया जाता है। चौथा था इंक्रीज कंपटीशन की वजह से। पांचवा गवर्नमेंट पॉलिसीज की चेंज के कारण और छठा था रॉ मटेरियल के कॉस्ट के कारण। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा कि ग्रोथ स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा आपने ग्रोथ स्टॉक आइडेंटिफाई किया, और अगर वो होगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा कि क्या ये मेरे को भी यही लगता है कि ये ग्रोथ स्टॉक है या नहीं है। तो मैं कुछ फैक्टर शेयर करूँगा, बट इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो शेयर कीजिए उन दोस्तों को जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो एक स्टॉक पिक नहीं कर पाते ढंग से। तो ऐसी आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।